Hello everyone, myself Diksha Singh and today we are going to discuss three topics. पहला हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल ऑर्बिट, फिर मोशन ऑन प्लेन कर्व्स और केपलर्स लॉ। तो सबसे पहले सेंट्रल ऑर्बिट देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो सेंट्रल ऑर्बिट समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है। अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। ऐसा फोर्स जो फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल फोर्स। द फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ फोर्स। ये जो फिक्स पॉइंट ओ दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ फोर्स। अब सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है। द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। ये जो पाथ है इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रल ऑर्बिट। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट, जिसका पोलर फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। ये पी जो है वो पोजीशन है पार्टिकल का किसी टाइम टी पे ऑन द सेंट्रल ऑर्बिट। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ फोर्स। ओ जो है वो सेंटर ऑफ फोर्स है। टेक ओ एज पोल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ओ एक्स इज द इनिशियल लाइन। Thus polar coordinates are p r, theta. Let f be the acceleration of central force. अब रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है तो उसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे और ये इक्वल होगा माइनस एफ के, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हमने माइनस एफ लिया है और इस इक्वेशन को हम 1 मानेंगे। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है ये होता है और इसको हम 0 के इक्वल लेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। सो सेकेंड इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि डी बाई डी टी जो है वो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी 0 के इक्वल है। अब इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन वी गेट आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट हमने एच ले लिया और हमने मान लिया कि u जो है वो 1 बाय आर के इक्वल है, दैट इज r इज इक्वल्स टू 1 बाय u। Putting value of r in equation 3 we will get 1 by u square d theta by dt is equals to h। अब यहाँ पे u स्क्वायर को अगर हम इस साइड भेज दें तो इसको हम लिख सकते हैं d theta by dt is equals to u square h। Now we know that r is equals to 1 by u, so इसको हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया d by dt r is equals to d by dt 1 by u। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी जो है वो इक्वल होगा माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी यू बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है यू स्क्वायर एच। इसको यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एच डी यू बाई डी थीटा एंड डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एच डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। इसका हमने एक और बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमको ये इक्वेशन मिली। अब डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एच डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर और फिर से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हमने रख दी एच यू स्क्वायर। अब हमको फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये क्वेश्चन मिलेगी डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी टी एंड डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इसमें इक्वेशन 1 में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो हमको मिला माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस आर एच यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एफ। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई यू एच स्क्वायर यू की पावर 4 इज इक्वल्स टू एफ। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को एच स्क्वायर यू स्क्वायर से हम अगर डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो हमको मिलेगा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल्स टू एफ बाय एच स्क्वायर यू स्क्वायर। यही इक्वेशन जो है वो पोलर फॉर्म है सेंट्रल ऑर्बिट की। ये जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी इन पोलर फॉर्म ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। Now we will see differential equation of central orbit in pedal form। अभी तक हमने polar form देखा था, अब हम लोग pedal form पढ़ेंगे। Let the path in P and R for a particle moving in a plane with an acceleration f which is directed towards a fixed point O for any curve if P be the length of perpendicular from tangent at P r, theta। Then we have 1 by p square is equals to 1 by r square plus 1 by r की पावर 4 dr by d theta का होल स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेंगे।
Let u is equals to 1 by r. Then differentiating with respect to theta, we will get du by d theta is equals to minus 1 by r square dr by d theta. इसको हमने equation 2 ले लिया. Now squaring both the sides, we will get du by d theta का whole square is equals to 1 by r की power 4 dr by d theta का whole square. Now from the first equation, ये जो first equation थी, इससे हमने 1 by p square is equals to यू स्क्वायर 1 बाय आर स्क्वायर की जगह हमने यू स्क्वायर रखा क्योंकि हमने यू को माना था 1 बाय आर. एंड हमने इस पूरे के जगह पर हमने रखा डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर क्योंकि ये इसके इक्वल है, इसलिए हमने डायरेक्ट रख दिया डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 1 बाय आर की पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर. और इस इक्वेशन को हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी विल गेट दिस, and when we will divide this with 2 we will get this equation. And now minus 1 by p cube dp by d theta is equals to du by d theta in bracket u plus d square u by d theta square. इस स्टेप में हमने du by d theta को कॉमन लिया है. Now du by d theta इंटू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर. क्या किया हमने u प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर के जगह पे रख दिया f अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर. ये हमने अभी जब पोलर फॉर्म पढ़ा था तब हमने इसको प्रूफ किया था, तो उसी की जगह पे इसकी वैल्यू रख दी हमने. नाउ व्हाट वी विल गेट माइनस 1 बाई पी क्यूब डी पी बाई डी आर डॉट डी आर बाई डी थीटा. इस डी पी बाई डी थीटा को हमने लिख दिया डी पी बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी थीटा, इस फॉर्म में लिख दिया इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर. नाउ 1 upon p cube dp by dr is equals to u square f upon h square u square. Now what we will get, we will cancel the value of u square and then we will get f is equals to h square upon p cube dp by dr. This is the required pedal form of differential equation of central orbit. Now we will see what is apse. An apse is a point in a central orbit at which the radius vector drawn from the center of force to moving particle has a maximum or minimum value. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू होगी फ्रॉम द मूविंग पार्टिकल सेंटर से. Now what is apsidal distance? The distance between an apse and center of force is called apsidal distance. तो distance between the apse and center of force है, apse से center of force तक की distance जो है वो कहलाएगी apsidal distance. Apsidal angle, the angle between any two apsidal distances is called apsidal angle. कोई भी दो apsidal distance के बीच में angle जो है वो apsidal angle कहलाएगा. Now what is apse lines? The radius vector to such point or apse are called apse lines. तो जो radius vector होता है उनको कहेंगे हम लोग apse lines. Now we will study Kepler's law of motion. अब हम लोग देखते हैं कि Kepler's law of motion क्या होता है. तो पहला law है each planet describes an ellipse having the sun in one of its foci. Second है the radius vector drawn from the sun to the planet describes equal area in equal time. Third है the square of the periodic time of the various planet are proportional to the cubes of the major axis of the orbit. Now the second law says that the aerial velocity is constant or r square theta dot is equals to constant. Hence the force of the planet is entirely directed towards the sun. From the first law, it follows that the force on the planet is inversely proportional to the square of its distance from the sun. And from the third law, it follows since t is equals to 2 pi by root mu into a to the power 3 by 2, that mu is constant. That is, acceleration at unit distance from the sun is the same for all planets. Now we will see motion on plane curves. So first of all, motion on smooth plane curves. Let us suppose the position of particle on the curve at any time t be pxy with arc length s measured from a fixed point p1. Let v be the velocity at p and xy are the component of forces acting on the particle along coordinate axis. A normal reaction R acts at P on the particle because the curve is smooth. तो ये डायग्राम था, उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पर लिखा था.
On resolving the forces along the tangent at P, the motion is given by, देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास तो है, एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं v dv by ds, विच इज़ इक्वल्स टू x cos psi प्लस y sin psi. इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया. नाउ बट cos psi इज इक्वल्स टू dx by ds एंड sin psi इज इक्वल्स टू dy by ds, देन mv is equals to mv dv by ds is equals to x dx by ds plus y dy by ds. सिर्फ हमने cos psi और sin psi की वैल्यू पुट की है क्वेश्चन 1 में. नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू s वी गेट इंटीग्रल mv dv by ds whole ds is equals to integration x dx by ds plus y dy by ds whole ds plus c1. c1 is a constant. now हाफ एम वी स्क्वायर, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी. एंड देन लेट अस टेक एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू फाइव एंड फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई. इसको हमने मान लिया कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इसके इक्वल है. नाउ एक्स इज इक्वल्स टू डेल फाइव बाई डेल एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू डेल. तो हमने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दी, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू हमने पुट की है इसके टर्म्स में. Now half mv square is equals to 5x comma y plus c1. ये जो है वो हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई. Here 5xy is known as work function and half mv square gives the kinetic energy of particle at px comma y. Let initially the particle of mass m starts the motion with velocity v naught from the point p1 x naught comma y naught. Then third gives half m v naught square is equals to half x naught y naught plus c1. x और y के जगह पे हमने x naught और y naught पुट कर दिया जो हमने इक्वेशन थर्ड में लिया था. Now from third and fourth we have 1 by 2m in bracket v square minus v naught square is equals to 5xy minus 5x naught y naught. थर्ड और फोर्थ से हमको ये मिला और इसको हमने इक्वेशन फिफ्थ मान लिया. The RHS of the equation 5 shows the work done in moving the particle from P1 x naught y naught to Px, y. RHS जो है वो ये शो कर रहा है. Whereas the LHS shows the change in kinetic energy of the particle. So the change in kinetic energy is equal to the work done by the total external forces. The equation 5 is the energy equation and the forces of this type are known as conservative force. अब हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी. सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हम लोग प्रूव करेंगे. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस. इस फॉर्मूले से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं. वेयर एक्स डैश वाई डैश बी द स्टैंडर्ड पोजिशन ऑफ पार्टिकल एंड एक्स वाई बी द पोजिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम विच इट मूव्स टू एक्स डैश वाई डैश. अब इक्वेशन 6 में ही हम एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई के जगह 5x कॉमा वाई पुट कर देंगे जो कि हमने पहले माना था. उसके बाद से हमको मिलेगा p इज इक्वल्स टू 5x कॉमा वाई और लिमिट है x डैश वाई डैश और एक्स वाई. सो जब हम लोग इस लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी p इज इक्वल्स टू 5x डैश वाई डैश माइनस 5x कॉमा वाई. इसको हमने इक्वेशन 7 मान लिया. बट वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5xy प्लस c1. ये इक्वेशन अभी हम लोगों ने निकाली थी, तो इससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी को शो करते हैं. नाउ एडिंग 7 एंड 8 दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया तो हमको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 5x डैश वाई डैश प्लस c1. और ये पूरा जो है वो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हम लोग बोल सकते हैं. जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 5x, y वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ ये दोनों टर्म बचेंगे जो कि कांस्टेंट है. तो इसलिए हमने प्रूव कर लिया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. सो दैट वाज ऑल माय टॉपिक. थैंक यू.